नमस्कार, डीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। संभल हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को किया गिरफ्तार। सर्वे के दौरान हिंसा के मामले में पुलिस ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में माओवादी के खिलाफ अभियान को मिली बड़ी सफलता। बीजापुर में 2 महिला नक्सली समेत 22 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। इन सभी पर था 11 लाख रुपए का इनाम। कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण पर बहस के बीच आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने धर्म के आधार पर आरक्षण को बताया असंवैधानिक। औरंगजेब पर मचे बवाल पर कहा, आक्रांताओं जैसी मानसिकता वाले लोग देश के लिए खतरा। बलूचिस्तान में हालात बेकाबू। मानवाधिकार कार्यकर्ता की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर सेना और पुलिस की कार्रवाई। 4 लोगों की मौत। बलोच सशस्त्र विद्रोहियों के हमले में 4 सैनिक भी मारे गए। और सनराइजर्स हैदराबाद से मिले 287 रन का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स को लगे शुरुआती झटके। शुरुआती ओवरों में गंवाए 2 विकेट। और अब विस्तार से समाचार। उत्तर प्रदेश के संभल में कोतवाली पुलिस ने शाही जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा जफर अली को चंदौसी स्थित जिला अदालत में पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते वर्ष 24 नवंबर को संभल में शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा के मामले में पुलिस ने पूछताछ के बाद जफर अली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि संभल में शांति बनाए रखने के लिए बल तैनात किया गया है। पूर्व से ही ड्यूटियां लगाई गई हैं, पहले से ही। तो जैसे पहले से लगती आई उसी तरह से आज भी ड्यूटी लगाई। कोई विशेष वो नहीं है, क्योंकि शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त स्रोत पहले भी लगा हुआ था, अब भी है, और शांति पूरी तरह से शांति है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के बिना नक्शा पास कराए गए मकान निर्माण के मामले में अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। दरअसल अवैध निर्माण मामले में नया ट्विस्ट सामने आया है। मामले में सपा सांसद के पिता ने प्रकरण में तीसरा पक्ष बनने के लिए एसडीएम कोर्ट में अपील दायर की, लेकिन अपील खारिज होने पर उन्होंने डीएम की अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, जहां सुनवाई के लिए 5 अप्रैल की तारीख तय की गई है। इससे पहले एसडीएम वंदना मिश्रा के यहाँ शनिवार को सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के अधिवक्ता कासिम जमाल पेश हुए। उन्होंने समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिता के मुताबिक बताया कि पूरे प्रकरण में तीसरा पक्ष बनने के लिए उन्होंने इसी वर्ष 23 जनवरी को एक प्रार्थना पत्र एसडीएम के यहाँ दिया था। हालांकि एसडीएम ने 10 फरवरी को उनके प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। अब इस प्रकरण में उन्होंने डीएम संभल के न्यायालय में अपील दायर की है, जिसमें अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। जो प्रकरण था जो माननीय सांसद जी के अगेंस्ट, उसमें आज सुनवाई थी, और उसमें आज की तारीख में जो टीम गठित की गई थी एक्सएनपीडब्ल्यूडी और विनियमित क्षेत्र के जेई के को संयुक्त रूप से लेकर, उस टीम को द्वारा आज रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। वो रिपोर्ट अभी अप्राप्त है, और जो प्रतिवादी पक्ष है इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र आज दिया गया कि हमने नियंत्रक अधिकारी जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में इसके एक अपील योजित की है। अपील के निस्तारण तक वर्तमान वाद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाए। तो उस प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए और टीम की जो गठित की गई थी उसकी आख्या के लिए अग्रिम तिथि 5 अप्रैल को नियत की गई। सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा को लेकर दिए विवादित बयान पर सियासत गर्मा गई है। आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने सांसद का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ तहरीर भी दी गई। अखिल भारत हिंदू महासभा ने कहा कि तहरीर के आधार पर 24 घंटे में मुकदमा दर्ज नहीं होगा तो हिंदू महासभा सड़क पर आंदोलन के लिए उतरेगी। उन्होंने कहा कि उनके बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी द्वारा औरंगजेब का गुणगान और राणा सांगा का अपमान किए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। उप मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, राणा सांगा का अपमान, औरंगजेब का गुणगान, यही है सपा की राजनीति और इनके मुखिया अखिलेश यादव की असली पहचान। देश के महापुरुषों का बार बार अपमान और देश के दुश्मनों का सम्मान करके सपा ने अपने अंत का रास्ता
खुद चुन लिया है। अब जनता ब्याज समेत हिसाब चुकता कर सपा को सजा देकर समाप्तवादी पार्टी बनाने का काम करेगी। कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने के फैसले पर चल रही बहस के बीच आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने रविवार को कहा कि संविधान धर्म आधारित कोटा की अनुमति नहीं देता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के आरक्षण हमारे संविधान निर्माता BR अम्बेडकर के खिलाफ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के समापन दिवस पर संवाददाताओं को संबोधित करते हुए होसबोले ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा रचित संविधान में धर्म आधारित आरक्षण को स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा करने वाले कोई भी व्यक्ति हमारे संविधान निर्माता के खिलाफ जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्ववर्ती अविभाजित आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र द्वारा मुसलमानों के लिए धर्म आधारित आरक्षण लागू करने के पिछले प्रयासों को उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था। Religion based reservation is not possible. Backward class within that religion, it is there. कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में बहुत जगह पर है. Backward communities within it. See, that is why religion based reservation is not accepted in the constitution authored by Dr. Baba Saheb Ambedkar. Anybody who thinks of this, they are going against the wishes of the founding fathers of the constitution. औरंगजेब पर मचे बवाल पर होसबोले ने रविवार को बंगलुरु में कहा कि क्या हम किसी ऐसे व्यक्ति को आइकॉन बनाएंगे जो भारत की संस्कृति के खिलाफ था, या हम उन लोगों के साथ जाएंगे जिन्होंने इस भूमि की परंपराओं के अनुसार काम किया। भारत में क्या भारत के यहाँ के ईथोस के विरुद्ध चले हुए व्यक्ति को उनके नाम से आइकॉन बनाकर चलना है, या भारत के यहाँ के मिट्टी, यहाँ के संस्कृति, यहाँ की परंपरा के साथ जो लोग रहे हैं उनको आइकॉन बनाना है, यह मुद्दा है। तो इसलिए औरंगजेब उसमें नहीं बैठते हैं, जबकि उनके भाई दारा सिंह उस आइकॉन में उस स्थिति में बैठते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर आरएसएस सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि सरकार ने वक्फ के लिए एक आयोग बनाया है। हम देखेंगे कि वे क्या लेकर आते हैं। अब तक जो भी हुआ है वो सही दिशा में हुआ है। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। वक्फ के बारे में सरकार ने जॉइंट कमीशन बनाए हैं, जो हुआ है अभी तक का वो सही दिशा में चला है। सरकार कैसे करती है, पार्लियामेंट क्या करता है, हम देखेंगे। और वक्फ के बारे में केवल संघ के नहीं, समाज के बहुत सारे, कर्नाटक में ही हम देखेंगे तो बहुत सारे किसानों ने यहाँ इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टी अफिलिएशंस, देयर आइडियोलॉजिकल परसुएशंस, दे केम फॉरवर्ड एंड दे सेड वक्फ के बारे में ऐसे हमारे जमीनों को कर दिया, ऐसे बहुत बड़ा हुआ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा के अंतिम दिन संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने बताया कि संघ के 100 साल पूरा होने के अवसर पर आत्मनिरीक्षण करने का मौका मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि 100 साल के पूरा होने पर हमें जश्न के बजाय समाज के हितों पर कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। The 100th year definitely provides us an occasion, an opportunity to, number one, to introspect. Number two, to place our acknowledgement to the society at large. This is an occasion for us to rededicate ourselves to the cause of nation. Instead of calling it a celebration of 100th year, we shall take a resolve to do our work more meticulously, more qualitatively. We are part and parcel of this society. We are not away from this society. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार 24 मार्च को छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान वे विधानसभा में विधायकों को उद्बोधन कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। कार्यक्रम में राष्ट्रपति विधायकों से चर्चा करेंगी। सभा को संबोधित करते हुए वे विधायकों की जिम्मेदारी, लोकतंत्र में विधानसभा की प्रगति और राज्य के विकास को लेकर अपने विचार साझा करेंगी। कार्यक्रम में वे विधायकों को सदन में काम करने को लेकर टिप्स भी देंगी। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने की दिशा में बीजापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बीजापुर में 2 महिला नक्सली समेत 22 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन सभी पर 11 लाख का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली में तेलंगाना स्टेट कमेटी और आंध्र ओडिशा बॉर्डर के सदस्य हैं।
छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति और सुरक्षा बल कैंप स्थापना से नक्सली लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस नीति के तहत अब तक 107 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जब 143 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। शासन की जो रात पुनर्वास नीति और आत्मसमर्पण की नीति के अंतर्गत लगातार जिला बीजापुर में नक्सलियों और उनके समर्थकों के द्वारा उनके नक्सल संगठन के धारा से विमुख होकर के, उनके मुंहभंग होकर के लगातार इसमें आत्मसमर्पण किया जा रहा है और इसमें लगातार पुलिस और केंद्रीय पुलिस बल के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। इसमें एओबी के सदस्य, इसके अलावा प्लाटून मेंबर्स और तेलंगाना स्टेट कमेटी मेंबर्स इत्यादि कुल 11 लाख के इनामी नक्सली हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2024 चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले के मामले में बब्बर खालसा इंटरनेशनल बीकेआई आतंकवादी संगठन के 4 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र दाखिल किए गए आरोपियों में पाकिस्तान स्थित नामित व्यक्तिगत आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और अमेरिका स्थित हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया शामिल हैं। ये दोनों आतंकवादी हमले के मुख्य संचालक और साजिशकर्ता थे। उन्होंने ग्रेनेड हमले को अंजाम देने के लिए चंडीगढ़ में भारत स्थित जमीनी गुर्गों को रसद सहायता, आतंकी फंड, हथियार और गोला बारूद मुहैया कराया था। हमले का उद्देश्य पंजाब पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी को निशाना बनाना था। जांच से पता चला है कि रिंदा ने हैप्पी पासिया के साथ मिलकर ग्रेनेड हमले के माध्यम से कानून प्रवर्तन अधिकारियों और आम जनता के बीच आतंक फैलाने की साजिश रची थी, जिसका उद्देश्य बीकेआई के आतंकवादी एजेंडे को बढ़ावा देना था। जांच से पता चला है कि रिंदा और हैप्पी ने अन्य आरोपियों रोहन मसीह और विशाल मसीह को ग्रेनेड फेंकने से पहले 2 बार लक्ष्य कर टोही करने का निर्देश किया था। मामले की जांच जारी है और एनआईए बीकेआई आतंकी समूह के अन्य सदस्यों का पता लगाने और भारत में इसके नेटवर्क को खत्म करने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु में परिसीमन मुद्दे पर संयुक्त कार्रवाई समिति की बैठक हुई। बैठक के बाद भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंती श्रीनिवासन ने परिसीमन को डीएमके और अन्य क्षेत्रीय दलों की एक ध्यान भटकाने की रणनीति करार दिया। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस भी उनके साथ शामिल हो गई है। उन्होंने बताया कि परिसीमन मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इस संबंध में कुछ भी जारी नहीं किया है, तो डीएमके इस मुद्दे को क्यों उठा रही है। तमिलनाडु में राज्य सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्से और असंतोष के कारण डीएमके इस गैर मुद्दे को एक मुद्दा बनाने की कोशिश में जुटी है और वे लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। Diverting tactics of the DMK party and also the other regional parties, and in fact the Congress also joined with them. On this issue, categorically our Honorable Home Minister Amit Shah ji has said about that so far central government has not issued anything regarding this. So the delimitation issue has not been clearly in front of the public or in the public domain. When that is being so, why DMK is taking up this issue? And what we see, because of the anger and dissatisfaction among the people in Tamil Nadu, DMK is taking up this non-issue as an issue, and they want to divert the attention of the people. केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने परिसीमन को लेकर विपक्ष की चिंताओं को खारिज करते हुए चेन्नई में उनकी बैठक को अर्थहीन बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने परिसीमन प्रक्रिया या इसके नियमों पर कोई निर्णय नहीं लिया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि विपक्षी दल जनता को गुमराह कर रहे हैं। तमिलनाडु में जो डीएमके पार्टी, स्टालिन परिवार, उनका मिनिस्टर्स, उनका एमएलएस, उनका पार्टी के लोग चोरा भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, लिक्कर स्कैम में सरकार डूबा हुआ है। उससे बचने के लिए जो जनता में आज आक्रोश है डीएमके के खिलाफ, उससे बचने के लिए भाषा के नाम पर, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज डिलिमिटेशन के नाम पर गलत प्रचार करते हुए इलेक्शन जीतना चाहिए, ऐसा एक षड्यंत्र का करते हुए कल मीटिंग किया है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीजी न्यूज। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों की समीक्षा के लिए नासिक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नासिक में वर्ष 2027 के कुंभ मेले की तैयारी जोर शोर से की जा रही है, जिसमें नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आवास, निर्दिष्ट स्थान और पार्किंग क्षेत्र के निर्माण की योजना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में पूजा अर्चना की और प्रशासन से स्थिति का जायजा लिया। फडणवीस ने आश्वासन दिया कि मास्टर प्लान को लागू करने के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ स्नान के लिए लाखों श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 2027 में महाराष्ट्र के नासिक और त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ महाकुंभ का आयोजन होगा। इस आयोजन की दृष्टि से हम लोग लगातार बैठकें कर रहे हैं। नासिक में क्या करने की आवश्यकता है, इसका एक मास्टर प्लान हमने तैयार किया था, जिसको हमने पिछले ही समय मान्यता दी है। उसके काम भी हम चालू कर रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर यहाँ पर पानी साफ हो, इस दृष्टि से एसटीपी की व्यवस्था हो, रास्तों की व्यवस्था हो, ब्रिजेस की व्यवस्था हो, साधुग्राम की जो जगह है उसको अधिग्रहित करके वहां पर सारी व्यवस्थाएं खड़ी करनी हो। ये सारी व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्रयागराज में जो प्लानिंग हुआ था उससे ज्यादा लोग वहां पर आए, वैसे ही अपेक्षित है कि यहाँ पर भी ज्यादा लोग आएंगे। इसलिए हम लोगों ने अब यहाँ पर मेला प्राधिकरण का कानून बनाने का तय किया है। बिहार में नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट कर दिया है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया है। चिराग पासवान ने कहा कि आरजेडी मुसलमान की हितैषी बनती है, लेकिन हमेशा से मुसलमान को ठगने का काम किया है। इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, उनके हितों के संरक्षण करने वाला समझते हैं। पूछा तो इनसे भी जाना चाहिए कि लंबे समय से सत्ता का हिस्सा ये लोग रहे, क्या मुसलमानों की स्थिति में सुधार आ गया? लंबे समय से राजद जैसी पार्टियां, सपा जैसी पार्टियां जो अपने अपने राज्यों में सत्ता में रही, क्या किया इन लोगों ने मुसलमानों के लिए? आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 27 करोड़ 81 लाख की लागत से बने प्रदेश के सबसे बड़े सेंट्रल वेयर हाउस का लोकार्पण किया। ये वेयर हाउस गीडा सेक्टर 26 में करीब 5.5 एकड़ क्षेत्रफल में बना है, जिसकी क्षमता 21,150 टन है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल रूप से देश के अलग अलग शहरों में 18 अन्य वेयर हाउस का भी लोकार्पण किया, जिसकी कुल लागत 264 करोड़ रुपए है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वेयर हाउसिंग बिजनेस देश के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तेजी से बढ़ रहा है और भारत देश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में विकसित हो रहा है। सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन के द्वारा देश में 18 विविध राज्यों में, विविध भागों में हमने वेयर हाउस उद्घाटन किया है। 264 करोड़ इसमें हमने इन्वेस्ट किया है और इधर जो है 1,20,000 स्क्वायर फीट का सिंगल एक वेयर हाउस हमने गोडाउन हमने शुरू किया है। इसका इधर इस एरिया में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और बाकी सब एक्टिविटी भी चल रहा है, ई कॉमर्स का एक्टिविटी चल रहा है, उसके कारण बहुत ही बड़ी मात्रा में वेयर हाउसिंग का डिमांड है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है, वो भी प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रहा है
और इसका एक्सपोर्ट वगैरह बहुत ही अब ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण लॉजिस्टिक व्यवस्था में एक बहुत अहम पहल है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हालात बेकाबू हो गए हैं। पाकिस्तान सेना और सरकार के खिलाफ जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। बलोच मानवाधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर महरंग बलोच की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई के लिए जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर सेना और पुलिस की कार्रवाई में अब तक 4 लोग मारे गए हैं। वहीं बलोच सशस्त्र विद्रोहियों के हमले में 4 सैनिक भी मारे गए हैं। कुछ पंजाबी मजदूरों की भी हत्या की जानकारी सामने आई है। हालात पर काबू पाने के लिए क्वेटा और आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है और इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया है। पोप फ्रांसिस 5 सप्ताह बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आए और अस्पताल की बालकनी से लोगों को आशीर्वाद दिया। पोप को जब रोम के गेमेली अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने वाली बालकनी में ले जाया गया तो उन्होंने भीड़ का अभिवादन किया। पोप की एक झलक पाने के लिए रविवार की सुबह से ही सैकड़ों लोग एकत्र हुए थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद पोप फ्रांसिस वेटिकन के लिए रवाना हुए। दोनों फेफड़ों में निमोनिया के गंभीर संक्रमण के बाद पोप फ्रांसिस पिछले 38 दिन से अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ब्रोंकाइटिस की समस्या बढ़ने के बाद 14 फरवरी को जेमेली अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ग्लोबल इंडियन प्रवासी कबड्डी लीग ने दिल्ली में एक भव्य समारोह में अपनी चैंपियनशिप ट्रॉफी का अनावरण किया। ये लीग 18 अप्रैल से गुरुग्राम में शुरू होगी और इसमें मिस्र, केन्या, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंग्लैंड, नॉर्वे और पोलैंड जैसे कई देशों की टीमें भाग लेंगी। इस लीग में 12 टीमें होंगी, जिनमें से 6 महिला टीमें और 6 पुरुष टीमें होंगी। टीमों के नाम उनकी क्षेत्रीय पहचान को दर्शाते हैं, जैसे कि मराठी फॉल्कन्स, भोजपुरी लेपर्डेस, तेलुगु चीता, तमिल अलायंस, पंजाबी टाइगर्स और हरियाणवी शार्क्स। GIPKL के अध्यक्ष कंथी जी सुरेश ने कहा कि ये लीग कबड्डी को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। ये लीग न केवल कबड्डी के प्रति जुनून को बढ़ावा देगी, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और विरासत को भी प्रदर्शित करेगी। GIPKL की शुरुआत मैं बोलता हूँ कबड्डी उन सभी खिलाड़ियों के लिए जो रूरल एरियाज़ के हैं, जो प्रवासी खिलाड़ी हैं, जो मतलब उन ऐसे क्षेत्रों से आते हैं जहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी पहल है। क्योंकि कबड्डी खेल अब एक ग्लोबल स्पोर्ट बन चुका है, तो उनके ये प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छी बात है। हर खेल की तो लीग चल रही है। कॉरपोरेट को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व किया है, क्योंकि देखो कॉरपोरेट का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे जो अभी हाल ही में भारत देश के खेल मंत्री हैं आदरणीय श्री मनसुख मंडाविया जी, तो वो तो कॉरपोरेट को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं खेलों के अंदर, ताकि खिलाड़ियों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले। ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलेंगे तो देश के लिए अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। हम ओलंपिक होस्ट करना चाह रहे हैं हमारे देश में। What can be more inspiring than that? तो इसीलिए हम सब अभी से लगे हुए हैं। हम भी थोड़ा क्रेडिट लेना चाह रहे हैं कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस विजन को एंड एग्जीक्यूट करेंगे। हम भी अपना हार्ड वर्क एफर्ट करके हम भी थोड़ा सा रोल प्ले करेंगे कि ये स्पोर्ट ओलंपिक में आए। सो आई थिंक टू आंसर योर क्वेश्चन, येस, द स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट इन इंडिया इज ग्रोइंग across different sports and we have to owe it to the government. खेलो इंडिया पैरा गेम्स की अद्भुत रंगत न सिर्फ खिलाड़ियों के प्रदर्शन के तौर पर सामने है, बल्कि कुछ ऐसी प्रेरक कहानियां भी सामने हैं जो दूसरों के लिए किसी मिसाल से कम नहीं है। ऐसी ही एक कहानी पैरा तीरंदाज पायल नाग की है। तो कौन है पायल और आखिर क्यों है वो सुर्खियों में, जानते हैं हमारे संवाददाता गौरव कुमार की इस रिपोर्ट के जरिए। हौसले अगर बुलंद हों तो दिक्कत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, बौनी साबित होती है। और इसी बात को सामने रखा है पायल नाग ने। पायल एक ऐसी तीरंदाज हैं जिनके हाथ और पैर दोनों नहीं हैं। बावजूद इसके इस तीरंदाज ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स में रजत पदक जीत इतिहास रचा। पायल ने महज 5 साल की उम्र में एक हादसे में अपने हाथ और पैर गंवा दिए थे, लेकिन जम्मू कश्मीर आर्चरी अकादमी के कोच कुलदीप वेदवान की नजर उन पर पड़ी और देखते ही देखते पायल एक बेहतरीन तीरंदाज के रूप में सामने आई। बहुत अच्छा लगा, मैं सर को भी मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी सर धीरे धीरे ट्रेनिंग दिए मुझे, तो बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आते रहे, उसी को भी हल कर दिए सर। फिर धीरे धीरे मैं नेशनल मेडल भी ली, दोनों गोल्ड आए मेरे, वो भी सर के वजह से हुआ। सर ट्रेनिंग नहीं देते तो थोड़ी ना मैं आर्चरी, हाँ मैं कर लूंगी आर्चरी करके। मेरे पास कुछ डिवाइस भी नहीं था, तो सर सारे डिवाइस भी बनाए मेरे लिए। तो कोई गुरु ही ट्रेनिंग दिए मुझे, तो उनके ट्रेनिंग की वजह से तो मैं आज दोनों गोल्ड मेडल भी लेके आई और खेलो इंडिया में सिल्वर मेडल भी।
कोच कुलदीप मानते हैं कि सफलता के लिए खुद पर भरोसा रखना सबसे जरूरी है और इस कसौटी पर ही वो अपने खिलाड़ियों को तैयार करते हैं। पैरा आर्चर है, पैरा एथलीट्स है, जब मेरे पास में पहले दिन आते हैं तो मैं बच्चों का सबसे पहले एक टैलेंट स्काउटिंग करता हूं और उनके साथ में बातें करता हूं, उनको मोटिवेट करता हूं और उनको सबसे पहला जो मेरा शब्द होता है, मेरा जो लाइन होता है कि आप एबल्ड देन एबल्ड हो। आप जो एबल बॉडीज आर्चर है उससे भी एबल्ड हो, क्योंकि जब शीतल देवी बिना हाथों के तीर चला करके पैरालंपिक मेडल ला सकती है तो आप क्यों नहीं ला सकते। मेरे पास में कोई भी आर्चर आए, मैं उनको कभी भी ये फील नहीं कराता बेचारा, दे आर नोट बेचारा। बड़ी बात यह है कि पायल ने इसी साल जनवरी में शीतल देवी को शिकस्त दी थी और नेशनल चैंपियन के तौर पर सामने आई थी। पायल की दिलेरी अब उनको पैरालंपिक के लिए तैयार कर रही है। पायल बिना हाथ और पैरों वाली दुनिया की एकमात्र तीरंदाज हैं और यही बात उन्हें दूसरों से अलग भी करती है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, अगर हौसला इस तरह का है तो फिर सफलता बहुत ज्यादा देर तक आपसे दूर नहीं रह सकती। और इस बात का जीता जागता उदाहरण है पायल नाग, जिनका अब अगला सपना पैरालंपिक में पदक जीतना है। कैमरामैन कश्यप के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। आईपीएल में आज के पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच दिन का पहला मैच खेला जा रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा मिले 287 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 3 विकेट गंवाकर 91 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के 6 विकेट के नुकसान पर 286 रन बने थे। हैदराबाद के लिए ईशान किशन ने विस्फोटक प्रदर्शन करते हुए शतकीय पारी खेली। हैदराबाद का पहला विकेट अभिषेक शर्मा के रूप में गिरा, वे 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद ट्रेविस हेड 67 रन और नीतीश कुमार 30 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दिन का दूसरा मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा। मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम चिपॉक स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस दोनों टीमें 5-5 टाइटल जीतकर लीग की सबसे सफल टीमें हैं। मुंबई ने फाइनल में 3 बार चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, वहीं चेन्नई सुपर किंग्स ने 2010 में अपना पहला खिताब मुंबई को ही हराकर जीता था। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।